Hello students, this is Dr. Anupha Sharma and today we are going to discuss some PYQs related to unit number 3. So let's begin. Yes, question number 1. The main criteria for 5 kingdom classification proposed by Whitaker are. देयर आर 5 चॉइसेस, 5 उन्होंने डिफरेंट क्राइटेरिया बताए हैं और उनमें से कुछ जो है वो वाइटकर ने लिए थे, वो हमें चूज करने हैं. तो फर्स्ट जो ए यहाँ बताया हुआ है दैट इज थैलस ऑर्गेनाइजेशन, बी सेल स्ट्रक्चर, सी रिप्रोडक्शन, डी ग्राम स्टेनिंग एंड ई फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. एंड फिर पूछा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. जो हम करेक्ट आंसर है इन सारी चॉइसेस में से वो हमको बताना है. ठीक है, तो हमें पता है कि वाइटकर ने थैलस ऑर्गेनाइजेशन को लिया था. सेल स्ट्रक्चर ये भी उनके कंसिडरेशन में था जब उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कराया है. रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, देयर इज नो डिस्क्रिप्शन ऑफ के ग्राम स्टेनिंग किया था नहीं किया था, ग्राम स्टेनिंग का उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है. ये जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं, करैक्टरिस्टिक हैं, उनके बेसिस पर कि उसका थैलस किस तरीके का है, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, रिप्रोडक्शन का टाइप क्या है और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है, इसके बेसिस पर उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था. तो हमारी जो चॉइस है, फर्स्ट चॉइस में ए, बी एंड डी है. सी चॉइस यहाँ नहीं है, जबकि रिप्रोडक्शन भी था. यहाँ बी, सी एंड ई है. ठीक है, तो इसमें ए चॉइस नहीं है. तो हमारा फिर है ए, बी, सी एंड ई. ये चॉइस नंबर 3 हमारा आंसर आना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, क्योंकि ये चारों जो ऑप्शन हैं वो उन्होंने अपने क्राइटेरिया में लिए थे. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय वाइटकर बेस्ड अपॉन थैलस ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. तो ये हमारा आंसर नंबर 3 ए, बी, सी एंड ई होगा. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. मैच लिस्ट 1 एंड 2. देयर इज अ टेबल बनाई हुई है जिसमें लिस्ट 1 में कुछ ऑप्शंस दिए हैं और उनको हमें लिस्ट 2 के साथ मैच करना है. सो लिस्ट 1 में दिया हुआ है कॉलोनियल एल्गी, देन अगार एंड देन कोरेलॉइड रूट्स एंड डीप पीट. ठीक है, तो इसको हमें लिस्ट नंबर 2 के साथ मैच करना है. हमें पता है कि कॉलोनियल एल्गी जो है यहाँ इन चारों चॉइसेस में लिस्ट 2 में साइकस दिया हुआ है, ये तो एल्गी होता ही नहीं है. स्फेगनम, जिलेडियम एंड वॉलवॉक्स. आपको जब मैंने ये एल्गी पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो एल्गी में वॉलवॉक्स है इस तरीके से उसकी कॉलोनीज बनती हैं और छोटे छोटे इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं. ये अगर आप इस टाइम चैप्टर याद करें तो इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं. तो जो वॉलवॉक्स है उसको हम कॉलोनियल एल्गी भी कहते हैं क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कॉलोनीज लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, तो ए जो चॉइस है उसको यहाँ पर आंसर आएगा 4th वॉलवॉक्स. देन अगार हमें जिलेडियम नाम की एल्गी से मिलता है, जिसको एज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज़ किया जाता है जब भी हमें लेबोरेटरी में कोई बैक्टीरियल कल्चर बनाना होता है, उसकी प्लेटिंग करनी होती है, बैक्टीरिया को ग्रो करना होता है, तो न्यूट्रिएंट्स उसमें मिला के अपने मीडिया में अगार मिलाने के बाद उसकी प्लेटिंग होती है. बैक्टीरिया हुआ, आपका फंगस हुआ, तो अगार जो मिलता है वो हमें जिलेडियम से मिलता है. तो यहाँ जो हमारा चॉइस आएगा, चॉइस नंबर बी, ये जो है 3rd चॉइस के साथ मैच कर रहा है. कोरेलॉइड रूट्स, दिस इज द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ साइकस. साइकस की जो रूट्स होती हैं वो कोरल लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, है ना. साइकस का प्लांट आपको पता है एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट भी घरों में लगाया जाता है और जितने भी बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ पर भी डेकोरेशन के लिए बाहर खुले एरिया में साइकस को लगाया जाता है. उसकी जो नीचे की तरफ रूट्स हैं वो कोरोइडल रूट, इसका एक सिग्निफिकेंट फीचर है और उस तरीके की दिखाई देती हैं. ठीक है, तो हमारा जो सी चॉइस है वो 1st चॉइस के साथ बन रहा है. एंड देन पीट, इट इज़, अब हमारे पास चॉइस भी वैसे भी एक बचती है और जो पीट है वो मिलता है स्फेगनम से. ये हमें पॉइंट्स सारे याद होने चाहिए कि किसका क्या सिग्निफिकेंट फीचर है. ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो ऑप्शंस इसमें दिए हैं उसमें हमारा जो हमने चॉइस किया है वो ऑप्शन किसके साथ मैच करता है. ए के साथ 1 दिया हुआ है फर्स्ट चॉइस में, तो ये गलत हो गया क्योंकि ए जो वॉलवॉक्स है उसका कॉलोनियल एल्गी जो है वो वॉलवॉक्स होती है. ये बात बिल्कुल मैंने आपको बताई और इसमें सिर्फ
जो है चॉइस नंबर 3 में ए के साथ 4 ऑप्शन हमारा आ रहा है। लेकिन हम बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। बी चॉइस अगार अगार, ये जिलेडियम से मिलता है अगार, ये भी थर्ड चॉइस में मैच हो रहा है हमारा। कोरेलॉइड रीफ्स जो है ये भी, यानी कि इसका मतलब सी का 1 यहाँ पर भी आ रहा है। तो हमारा इन चारों चॉइसेस में से जो सही आंसर आ रहा है वो है चॉइस नंबर 3। ठीक है, ए का 4, बी का 3, सी का 1st एंड डी का 2nd। तो हमारा आंसर 3rd जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द टाइटल बुक रिटन बाय कैरोलस लीनियस ऑन सिस्टेमेटिक्स वॉज, कैरोलस लीनियस ने कौन सी बुक लिखी थी? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 चॉइस दी हुई हैं। सिस्टम्स ऑफ नेचर, रिलेटेड टर्म्स यहां पर दिए जा रहे हैं। ठीक है, बी चॉइस में लिखा हुआ है सिस्टमेटिका नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी एंड नेचुरल सिस्टम, द नेचुरल सिस्टम। रिलेटेड टर्म्स यहाँ पर दिए हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन ये आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए कि जो कैरोलस लीनियस ने बुक लिखी थी दैट इज सिस्टेमा नेचुरी, चॉइस नंबर 3। इट इज नॉट सिस्टेमेटिका, इट इज नॉट सिस्टम ऑफ नेचर। ठीक है, चॉइस नंबर 3 है इसका आंसर। तो एक बार देख लेते हैं इसका आंसर क्या है, और ये हमारे को बिल्कुल बाई हार्ट याद होना चाहिए। कुछ साइन, मैंने हर बार आपको जब भी PYQs हमने सॉल्व किए हैं मैंने आपको बताया है कि कुछ साइंटिस्ट और उनके काम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं बायोलॉजी में, और उसका उन्होंने कौन सी बुक्स लिखी हैं, उन्होंने कौन सी डिस्कवरी की हैं, किस ईयर में की हैं, वो आपको बाई हार्ट याद होना चाहिए। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रायोफाइट्स इज इनकरेक्ट? ब्रायोफाइट के रेफरेंस में कौन से ये जो 4 स्टेटमेंट दिए हैं वो इनकरेक्ट है? ठीक है, पहला दिया हुआ है ए चॉइस में, दे लैक ट्रू रूट्स, उनके अंदर ट्रू रूट्स नहीं पाई जाती हैं। बी दिया हुआ है मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड एंड टर्म गैमेटोफाइट, बी चॉइस ये दिया हुआ है। सी चॉइस दिया हुआ है कि मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम। ठीक है, एंड 4th चॉइस दिया हुआ है द एंथेरोजॉइड्स आर यूनिफ्लैजिलेट। अब हम सबको पता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हर किंगडम की अपनी स्पेसिफिक कुछ सिग्निफिकेंट उसके फीचर्स हैं। तो ट्रू रूट्स तो नहीं पाई जाती हैं ब्रायोफाइट्स में। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चॉइस नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, और इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट होती है और वो हैप्लॉइड होती है, ये चॉइस भी बिल्कुल ठीक है। जो एंथर्स बनते हैं वो बनते हैं एंथेरिडियम से, एंथेरिडियम को ही मेल सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं। और ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो एंथेरोजॉइड्स होते हैं वो बाईफ्लैजिलेट होते हैं, यूनिफ्लैजिलेट नहीं होते हैं। ठीक है, ये बाईफ्लैजिलेट होते हैं, बाईफ्लैजिलेट। इसलिए यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है कि एंथेरोजॉइड जो निकलेंगे वो यूनिफ्लैजिलेट होते हैं, ये आंसर हमारा गलत है। तो जो इनकरेक्ट आंसर इन्होंने पूछा है ब्रायोफाइट्स में, तो इनकरेक्ट हमारा जो बन जाएगा दैट इज चॉइस नंबर डी, एंथेरोजॉइड आर यूनिफ्लैजिलेट। ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द वॉकिंग फर्न इज सो नेम्ड बिकॉज, फर्न को वॉकिंग फर्न क्यों कहा जाता है? उसके 4 ऑप्शंस इन्होंने हमारे को इस PYQ में दिए हुए हैं। वॉकिंग फर्न से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। इसको वॉकिंग फर्न क्यों कहते हैं? ए चॉइस दिया हुआ है इट्स स्पोर आर एबल टू वॉक, इसके स्पोर चलते हैं, चल सकते हैं, ये चॉइस नंबर 1 में दिया हुआ है। चॉइस नंबर बी, इट इज डिस्पर्स्ड थ्रू वॉकिंग एनिमल्स, ये वॉकिंग एनिमल से डिस्पर्स होती है। सी, इट प्रोपेगेट वेजिटेटिवली बाय इट्स लीफ टिप, ये लीफ टिप के थ्रू वेजिटेटिवली प्रोपेगेट होती है और फिर अगली अपना जो है अगला प्रोजेनी बना देती है। सी चॉइस में ये दिया हुआ है। एंड डी चॉइस, इट नोज हाउ टू वॉक बाय इटसेल्फ, इसे खुद को पता है कि कैसे वॉक कर सकते हैं। तो हमें पता है कि ये जो तीनों चॉइस हैं वो बिल्कुल भी A, B एंड D यहाँ पर नहीं लगेंगी। हमें मालूम है ये जो वॉकिंग फर्न होता है ये अपनी लीफ से ही, अगर ये लीफ है इसमें आगे की तरफ एडवांटेजियस बर्ड्स बनी होती हैं और ये जो बर्ड है वही, ये जो बर्ड्स हैं यही दोबारा से क्या करती हैं, प्रोपेगेट कर जाती हैं और फिर दूसरा अपना स्ट्रक्चर बना लेती हैं, है ना।
यहाँ पर लीफ टिप पर ये लगे हुए होते हैं। तो इट प्रोपगेट वेजिटेटिवली बाय इट्स लीफ टिप। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा जो है आंसर नंबर सी वो करेक्ट आंसर है। बाकी इट स्पोर आर एबल टू वॉक, ये भी गलत है। वॉकिंग एनिमल्स के थ्रू ये डिस्पर्स होता है, ये भी गलत है। डी चॉइस भी इसकी गलत होगी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज सी चॉइस, इट प्रोपगेट्स वेजिटेटिवली बाय इट्स लीफ टिप। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मेजर पिगमेंट प्रेजेंट इन रेड एल्गी। रेड एल्गी में जो मेजर पिगमेंट है वो क्या होता है? क्लोरोफिल ए एंड बी, क्लोरोफिल ए सी एंड फ्यूकोजेंथिन, क्लोरोफिल ए डी एंड फाइकोएरिथ्रिन, क्लोरोफिल ए बी एंड फ्यूकोजेंथिन। अब हमें ये पता है एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, 3 तरीके की एल्गी हैं। ग्रीन एल्गी में ए और बी पाया जाता है। ठीक है, ये तो ग्रीन एल्गी की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है। और फ्यूकोजेंथिन जो है ये पाया जाता है ब्राउन एल्गी में। ठीक है, रेड एल्गी जब हमने पढ़ा था उस टाइम पर भी मैंने आपको बताया था कि हमें इसको किस ट्रिक से याद करना है, दैट कलर इज रेड, और रेड हमारी आरबीसी भी होती है, आरबीसीज भी रेड होती हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं ना, एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे एरिथ्रोइन टर्म यहाँ पर भी दिया हुआ है, इससे हमें रेड कलर का जो टर्म है वो याद रखना है। क्लोरोफिल ए डी एंड फाइकोएरिथ्रिन जिसमें पाया जाता है दैट इज रेड एल्गी। ये रेड एल्गी है। यहाँ पर भी फ्यूकोजेंथिन दिया है, तो यहाँ पर भी ये जो है ब्राउन एल्गी से रिलेटेड हो जाएगा। और यहाँ हमसे पूछा गया है कि मेजर पिगमेंट प्रेजेंट इन रेड एल्गी, तो फाइकोएरिथ्रिन जिसमें पाया जाता है। चॉइस नंबर सी हमारा आंसर यहाँ पे बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 7. A prothallus is a structure of pteridophyte formed before the development of thallus. A sporophytic free-living structure formed in pteridophyte. C. A gametophytic free-living structure formed in pteridophyte. And a primitive structure formed after fertilization in pteridophyte. Prothallus क्या होता है? प्रोथैलस क्या है? इट इज अ गैमेटोफाइट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर होता है टेरिडोफाइट का। फर्न का ये हमें पता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसको प्रोथैलस बोलते हैं। और इससे स्पोर्स बनते हैं, एंथर और एग इससे बनेंगे, और उसके बाद वो स्पोरोफाइट में डेवलप होता है। ये होता है इसका गैमेटोफाइट। It is a free living structure. It is a gametophyte formed structure in pteridophytes. यूनिक फीचर। तो इसका जो चॉइस नंबर हमारी आएगी वो 3 चॉइस करेक्ट आएगी। यस, चॉइस नंबर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। फर्स्ट ए चॉइस दी हुई है, वेसल्स इज अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये बिल्कुल सही बात है कि वेसल्स जो होते हैं वो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इस तरीके से। और वेसल्स किस में पाए जाते हैं? वेसल्स एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जाइलम वेसल्स होते हैं, ये क्या करते हैं? वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, है ना। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, तो ये लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। सही है। वेसल्स कंटेन प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म होते हैं वेसल्स में? नहीं, प्रोटोप्लाज्म तो नहीं होता है, ये गलत है आंसर। सी चॉइस, आगे की चॉइस भी फिर भी हम देखते हैं। सी चॉइस, जिम्नोस्पर्म्स लैक वेसल्स इन देयर जाइलम्स। यस, जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं पाए जाते बिकॉज इट्स अ यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। इसमें कुछ 1-2 एक्सेप्शंस हैं, लेकिन मोस्टली जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है,
जो डी चॉइस है, प्रेजेंस ऑफ वेसल इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। यस, इट्स अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। ये आंसर भी ठीक है। तो ये भी करेक्ट आंसर है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है और ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। जो बी है, ये वेसल्स कंटेन प्रोटोप्लाज्म, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन बी। यस, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ट्रिपल फ्यूजन अकर इन विच ग्रुप ऑफ प्लांट? ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है? ये भी यूनिक करेक्टर होता है किसका? एंजियोस्पर्म का, जिसमें एक जो मेल न्यूक्लियस होता है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ हाइब्रिडाइज करता है, जैसे हम डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, या फिर इसको ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। ये दोनों टर्म इसके लिए आते हैं जहां पर मेल न्यूक्लियाई 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है, और इट इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म में होता है ट्रिपल फ्यूजन। यस, सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। लार्जेस्ट ओव्यूल गैमीट्स एंड ट्री आर फाउंड इन? लार्जेस्ट ओव्यूल गैमीट एंड ट्री किस में पाया जाता है? देयर आर 4 चॉइसेस, टेरिडोफाइट, मोनोकॉट, डाइकोट एंड जिम्नोस्पर्म, ये दिया हुआ है। तो लार्जेस्ट जो ओव्यूल है वो और गैमीट ये पाया जाता है जिम्नोस्पर्म में। यहाँ पर मोनोकोट, डाइकोट ये दोनों ही एंजियोस्पर्म हो गए। ठीक है, टेरिडोफाइट में नहीं पाया जाता है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा चॉइस नंबर 4, जिम्नोस्पर्म। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम? प्लांट किंगडम का एम्फीबियन इन चारों चॉइस में से कौन सा है? एम्फीबियन मीन्स जिसको अपने लिए, अब सर्वाइवल के लिए या अपनी लाइफ साइकिल के लिए लैंड यानी कि सॉइल और वाटर दोनों की जरूरत होती है, वो इन चारों चॉइस में से कौन सा है? थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, नन ऑफ दीज। अब हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए ब्रायोफाइट्स को वाटर की ज़रूरत होती है ना? तो ये इसीलिए नियर जहाँ पर भी पानी होता है उसके पास ब्रायोफाइट्स ज़्यादा पाए जाते हैं, ताकि ये लैंड और वाटर दोनों में इसकी अपनी लाइफ साइकिल पूरी हो सके, क्योंकि इसे अपनी लाइफ साइकिल के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। इसीलिए ब्रायोफाइट्स को क्या कहा जाता है? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। ब्रायोफाइट इसका आंसर होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट नंबर 3 रिलेटेड सम PYQs जो हमने सॉल्व किए। इसके अलावा भी आप PYQ सॉल्व करिए। इफ़ यू हैव स्टिल एनी क्वेरी, आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग उसको फर्दर डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।